नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर एक चीज देखने को मिलती है जब पारिवारिक लोग अपने पारिवारिक संपत्ति के अंदर हिस्सा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा अपनाते हैं। वहां पर वो पार्टीशन सूट एक कोर्ट में दाखिल करते हैं, जहां पर काफी ज्यादा लंबे समय तक केस चलता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, लगभग लगभग इतने सालों तक अपना समय कोर्ट में व्यतीत करने के बाद उनके हाथ में उस केस का फैसला आता है, उसकी डिक्री आ जाती है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपके पक्ष में केस का फैसला आ गया और उसके बाद आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप वहां पर नहीं लिया, तो आपका संपत्ति में हिस्सा होने के बावजूद भी, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आने के बावजूद भी आप यहां पर संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा नहीं पा सकेंगे। जी हां दोस्तों, और जो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, ये रेलिवेंट जजमेंट के साथ देने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आया, आपके साथ केवल 2-4 बातें की और यहां पर वीडियो खत्म कर दी गई। मैं साल 2023 की जजमेंट आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर पार्टीशन सूट डाला गया, उसमें कोर्ट की तरफ से उनको हिस्सा दिया भी गया, इसके बावजूद भी फिजिकली पोजेशन, फिजिकली तरीके से कब्जा उनका 100 सालों तक नहीं हुआ। अब दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए यह वीडियो देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है अगर आप भी संपत्ति में अपना हिस्सा पाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, शुरू में आप लोगों को एक बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है कि जब करीबी परिवार के अंदर जमीन को लेकर, किसी अचल संपत्ति को लेकर वाद विवाद होता है, तो कितने माध्यम ऐसे होते हैं कोर्ट में जाने से पहले कि आप उस बंटवारे को कोर्ट के बाहर भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 1 मिनट में क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहला माध्यम आता है पार्टीशन डीड, जहां पर एक आप दस्तावेज तैयार करके सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन कराकर उस पार्टीशन डीड के अंदर अपना बंटवारा कर सकते हैं और बाद में उस पार्टीशन डीड को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है दोस्तों। इसी तरीके से एक दूसरा दस्तावेज आता है जिसे फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, जहां पर सभी पारिवारिक सदस्य अपनी पारिवारिक संपत्ति के अंदर सेटलमेंट कर लेते हैं। उस सेटलमेंट को कागजी तौर पर उतारा जाता है, जिसे बाद में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों, फैमिली सेटलमेंट के बाद जो तीसरा कागज आता है, जिसे मेमोरेंडम का कागज कहा जाता है, इसमें और फैमिली सेटलमेंट में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेमोरेंडम में क्या होता है, पहले मौखिक रूप से या किसी और दूसरे तरीके से बंटवारा किया जाता है। ज्यादातर मामलों में पहले मौखिक रूप से बंटवारा होता है और बंटवारा होने के बाद उसे केवल कागजी तौर पर उतारा जाता है। बंटवारा देखिए पहले हो चुका है मौखिक रूप से, उसे बाद में केवल कागजी तौर पर उतारा गया है मेमोरेंडम, याददाश्त के तौर पर। उस मेमोरेंडम के कागज पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होंगे, जिसे रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होगा। जी हां, उसको केवल नोटरी कराएं या नोटरी भी ना कराएं तो भी कानून में उसकी मान्यता होगी, पर बेशर्ते बंटवारा पहले हो चुका हो, बाद में इसे मेमोरेंडम के तौर पर नोट डाउन किया जा रहा हो। अब दोस्तों, मैंने जितने भी माध्यम अभी आपको बताए, ये केवल उसी सिचुएशन पर एप्लीकेबल होंगे जब पारिवारिक सदस्य आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिए राजी है। अब ज्यादातर मामलों में यह देखने को मिलता है कि आपसी सहमति होती नहीं और आखिरी में कोर्ट का दरवाजा अपनाना पड़ता है कि कोर्ट के थ्रू आप अपना बंटवारा कर ले। ऐसी कंडीशन में कोर्ट के सामने एक पार्टीशन सूट दाखिल किया जाता है और उस पार्टीशन सूट के अंदर जितने भी पारिवारिक सदस्य होते हैं उनको पार्टी बनाया जाता है और उनके बीच ये वाद चलता है, जहां पर कोर्ट इस चीज का निपटारा करता है कि किस पारिवारिक सदस्य के हिस्से में कितना हिस्सा वहां पर आ जाएगा ना। दोस्तों, यहां से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन सूट जब ये डाला गया है तो यहां पर लगभग 3 से 5 सालों तक ये केस चलता है, जिसके अंदर कोर्ट आखिर में अपनी डिक्री पास करता है। कुछ लोग डिक्री नहीं जानते, एक प्रकार का कोर्ट का आदेश हो गया। जब कोर्ट अपनी डिक्री पास करेगा तो वहां पर उसमें मेंशन होगा कि किस पारिवारिक सदस्य के हिस्से में कितना हिस्सा कोर्ट ने रिलीज किया है, कितना हिस्सा कोर्ट ने डिसाइड किया है ना। दोस्तों, यहां पर लोग क्या करते हैं
कि इस डिक्री के आने के बावजूद अपना हिस्सा उतने हिस्से के तहत जितना कोर्ट ने उनको दिया है जाकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। अब यहां तक सब ठीक रहता है, पर कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग अपील में चले जाते हैं, कुछ कोर्ट की डिक्री आने के बावजूद भी कोर्ट का फैसला नहीं मानते। अब एक व्यक्ति परेशान हो जाता है कि ऐसी कंडीशन में हम करें तो करें क्या। देखिए, यहां पर आपको एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने उस कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए लगाना पड़ता है, जहां पर जिसके पक्ष में जितना भी हिस्सा आया है वो एग्जीक्यूशन कोर्ट बाय फोर्सफुली, बाय फिजिकली उस व्यक्ति को उतना कब्जा दिला देता है, बिकॉज कोर्ट अपना ऑर्डर उस चीज पर ऑलरेडी पास कर चुका है। अब दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि पार्टीशन सूट में कोर्ट की डिक्री तो हो जाती है, पर जो व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में जितना हिस्सा छोड़ा गया है वो समय सीमा के भीतर एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कराता, और समय सीमा निकलने के बाद वो टाइम बाढ़ हो जाता है, जिसके तहत वो नया केस भी नहीं डाल पाता और बाद में अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट भी नहीं करवा पाता। अब यही सेम केस एक ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने आया साल 2023 में, जहां पर यही समस्या हुई कि करीबन करीबन कोर्ट ने साल 1928 में संपत्ति के अंदर बंटवारा करके डिक्री दे दी, पर आज तक फिजिकली कब्जा वहां पर नहीं लिया गया। तो व्यक्ति जब कोर्ट के सामने पहुंचता है तो यही पाया गया कि वो टाइम बाढ़ हो चुका है, उसकी समय सीमा निकल चुकी है। अब यही केस में एक बार डिस्प्ले पर केस टाइटल के साथ आपको क्लियर कर दूं ताकि पूरा केस आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। हमारा केस टाइटल है श्री पी रामा प्रसाद वर्सेस श्री थयंगाराज। इसका सिविल रिवीजन नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 70 और 2022, और डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 24 अगस्त साल 2023। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट जो पार्टीशन सूट के ऊपर है, जिसके अंदर पार्टीशन सूट के अंदर जो कानून है, प्रोविजन है, उसको आपको डीपली समझने की जरूरत पड़ी, वो चीज मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब यहां से मैं आपको पहले केस के फैक्ट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया वो चीज यहां पर आपको क्लियर की जाएगी, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सेम सिचुएशन घटित हो रही हो तो आप समय रहते अपने आप का वहां पर बचाव कर सके दोस्तों। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को जानने से पहले केस की हिस्ट्री जाननी अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहले पारिवारिक सदस्यों की तरफ से एक केस डाला गया था करीबन 100 साल पहले, जहां पर साल 1923 में कोर्ट की तरफ से प्रिलिमिनरी डिग्री पास की गई थी, जहां पर कोर्ट ने 1/3, 1/3 और 1/3 हिस्सा 3 भाइयों के पक्ष में छोड़ दिया था। इसी केस की फाइनल डिग्री साल 1928 में कोर्ट की तरफ से पास की गई थी। अब देखिए, यहां पर कोर्ट ने अपनी तरफ से फाइनल फैसला दे दिया है, जिसमें तीनों भाइयों को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी लोग आपस में संतुष्ट होकर बैठ गए और किसी ने भी कोर्ट के फैसले के तहत संपत्ति पर अपने 1/3 हिस्से का कब्जा नहीं लिया। अब ऐसी कंडीशन में डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पर बताया गया था कि ये जो प्रेजेंट केस डाला गया है ये मुन्नी रेड्डी की तरफ से डाला गया है, जहां पर बताया गया था कि जो मुन्नी रेड्डी है उसके 3 बेटे थे, जिसमें से जो एक बेटा यहां पर है वो ये केस फाइल कर रहा है। अब मुन्नी रेड्डी को साल 1928 में, जो मैंने अभी आपको बताया था, 1/3 हिस्सा कोर्ट की तरफ से अलॉट हो गया था। पर जब यह कोर्ट केस पेंडिंग था, जब कोर्ट की तरफ से अलॉटमेंट हो रही थी हिस्से की, इसी बीच मुन्नी रेड्डी का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके आने वाले 3 बच्चों ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं लिया और इतने साल वहां पर निकाल दिए। नाउ अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस पाने के लिए मुन्नी रेड्डी के पोते ने, ग्रैंडसन ने, कोर्ट के सामने, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, कोर्ट के सामने दोबारा से पार्टीशन सूट दाखिल कर दिया। उसका कहना है कि ये हमारे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, जिसके अंदर हमें बंटवारा करके जितना भी हिस्सा हमारा बनता है, जो मेरे पिताजी या मेरे दादाजी का बनता है, वो हमें यहां पर दे देना चाहिए। ना दोस्तों, यहां पर जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि जो उनके दादा के भाई थे जिन्होंने 1/3 हिस्सा मिलने के बावजूद मुन्नी रेड्डी की संपत्ति पर कब्जा आज भी जमा कर रखा था, उनका कहना है कि प्रेजेंट केस पार्टीशन सूट का यहां पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। कारण अगर हम ध्यान दें तो यहां पर ऑलरेडी एक बार पहले ही पार्टीशन हो चुका है सेम प्रॉपर्टी पर 1928 में, और अगर प्रोविजन की बात करें सीपीसी की, तो दोबारा से उसी चीज पर पार्टीशन सूट डाला नहीं जा सकता,
ठीक इसी प्रकार से अगर यहां पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था तो या तो उनको अपील करनी चाहिए थी या फिर समय सीमा के भीतर उस पार्टीशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहिए था। अब प्रेजेंट केस के अंदर ये तीनों ही चीज वहां पर नहीं की गई और अगर दोबारा से ये पार्टीशन सूट डाला जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी और इसी चीज के लिए यहां पर 7/11 की एप्लीकेशन डिफेंडेंट की तरफ से लगाई गई है। 7/11 मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, जिसके तहत केस सीधा डिसमिस कर दिया जाता है। ना दोस्तों, यहां पर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में फैसला सुनाया, उसने दोबारा से संपत्ति का बंटवारा किया और यहां पर सबको हिस्सा अलॉट कर दिया गया। ना दोस्तों, यह मैटर अब आगे अपील होकर अपीलियंट कोर्ट के सामने पहुंचा, जिसने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब यहां पर प्लेंटिफ ने इस मैटर को दोबारा से अपील किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि जब ऑलरेडी 1928 में पार्टीशन हो गया था जिसके अंदर डिक्री प्राप्त हो चुकी है, तो क्या दोबारा से उसका बंटवारा किया जा सकता है? यानी कि अगर एक संपत्ति का बंटवारा एक बार हो चुका है तो क्या उसको दोबारा से कोर्ट के सामने बंटवारा किया जा सकता है? इसके अलावा क्या वहां पर कानूनी रूप से अगर प्रोविजन देखे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, तो क्या वो ये चीज अलाउड करेंगे? तीसरी चीज, क्या यहां पर अगर वो व्यक्ति आज एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, यानी कि जो 1928 में डिक्री हुई थी उसको एग्जीक्यूट कराने अगर आज जाएगा, प्रेजेंट टाइम में जाएगा, तो क्या वो टाइम बार नहीं होगा? क्या वो समय सीमा के बाहर नहीं होगा? ये सारी चीज अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट यहां पर पास की है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यही चीज पाई, अगर हम लिमिटेशन एक्ट देखें तो उसमें 12 सालों की समय सीमा दी गई है, यानी कि 1928 में जब कोर्ट ने अपनी डिक्री दी थी उसके बाद 12 सालों का समय था उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर आज प्लेंटिफ उसे एग्जीक्यूट कराने जाएगा तो उसे टाइम बार्ड माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी का भी रेफरेंस दिया गया, जिसके तहत अगर ऑलरेडी एक केस डिसाइड हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, तो उसको दोबारा से पार्टीशन में नहीं फाइल किया जा सकता। तीसरी चीज दोस्तों, यहां पर यही पाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी को दोबारा से पार्टीशन में डालकर एक बेहद बड़ी गलती की है, जिसको अकॉर्डिंग टू द लॉ हम एप्लीकेबल नहीं मानते और ट्रायल कोर्ट की इस गलती को सुधारने का समय है और इसी चीज को देखते हुए यहां पर अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और यही पाया गया कि इतने सालों बाद अब दोबारा से यहां पर पार्टीशन सूट अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। अगर आपकी भी कोई पारिवारिक संपत्ति है, अगर उसमें ऑलरेडी कोई केस आपके पक्ष में आ चुका है और आप उसे एग्जीक्यूशन में नहीं ले जा रहे, तो केस आपके पक्ष में आना या ना आना दोनों बराबर माना जाएगा। अगर आपको अपनी डिक्री एग्जीक्यूट करानी है तो 12 सालों की समय सीमा है, 12 सालों के भीतर आप जाकर कराएं। तीसरी चीज, अगर ऑलरेडी यहां पर एक बार फैसला हो चुका और उसी सेम केस को आप दोबारा डालेंगे, वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसी कंडीशन में एक आदमी करे तो करे क्या, क्योंकि कानून तो हमारे बेनिफिट के लिए है और वो तो उल्टा ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। देखिए क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत से माध्यम है। प्रेजेंट केस में अगर उसका केवल कब्जा ही था, क्योंकि बताया गया है कि अपना कब्जा पाने के लिए फिजिकली जमीन पर इस प्रॉपर्टी पर दोबारा से पार्टीशन डाला गया, इसकी बजाय प्रॉपर्टी पर सूट फॉर पोजेशन एंड परपेचुअल इंजंक्शन डाला जाना चाहिए था, जहां पर अगर अपोजिट पार्टी यह दिखाती कि हमारा प्रॉपर्टी पर मोर देन 100 सालों से कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, एडवर्स पोजेशन का बेनिफिट वो उन्हें लेने से रोक सकते थे। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि फैमिली प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश करना इजी नहीं होगा, प्ली ऑफ आउस्टर जैसी सिचुएशन वहां पर होनी चाहिए। तो अगर जो बाकी सदस्य थे उनकी संपत्ति पर जो कब्जा जमा कर बैठे थे, उसके तहत वो प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते थे, जिससे सूट फॉर पोजेशन, और अगर उनका नाम भी वहां शो नहीं हो रहा था तो डिक्लेरेशन सूट पर जाकर वो अपनी प्रॉपर्टी आज भी वापस पा सकते थे। गलती क्या हुई, सेम केस दोबारा से डाला, एग्जीक्यूशन में वो नहीं जा पाए, जिस वजह से वो अपना पूरा केस अपने हाथों से खो बैठे। अब दोस्तों यही बार बार कहा जाता है कि जब कभी भी केस से रिलेटेड बात आती है तो एक नॉलेजेबल एडवोकेट के थ्रू ही काम कराना चाहिए। वैसे तो सभी कलीग हमारे नॉलेजेबल है, सभी एडवोकेट को नॉलेज होती है, पर एक्सपर्टाइज एक अलग रोल वहां पर प्ले करती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी।
वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।